नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पीसीएस क्लासेस पर। आज हम इकोनॉमिक्स की जो सीरीज है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हम आज का जो टॉपिक होगा वो डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ मनी, यानी धन के जो कार्य। ठीक है, पैसे के क्या कार्य होते हैं, क्या वो काम आते हैं। बेसिकली हम ये चीज आज डिस्कस करने वाले हैं हमारे आज के सेशन में। तो एस्पिरेंट्स कैसे हो? जल्द ही एचसीएस का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। जनवरी में कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। तो उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो उसी कदम में एक इकोनॉमिक्स का सेशन आज शुरू करते हैं। ठीक है, फंक्शन ऑफ मनी यानी धन के कार्य से रिलेटेड। चलिए, बेसिकली अगर हम बात करें तो जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी में हम जो पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ मनी, फंक्शन ऑफ मनी को हम दो हिस्सों में बांटते हैं। ठीक है, फंक्शन ऑफ मनी को हम दो हिस्सों में बांटते हैं। जिस तरह एक तरफ हम लिखते हैं प्राइमरी फंक्शन यानी प्राथमिक, और दूसरी तरफ सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक। ठीक है, या माध्यमिक या द्वितीयक, सेकेंडरी जो फंक्शंस होते हैं उसके अंदर। प्राइमरी फंक्शंस के अंदर हम दो फंक्शंस की बात करते हैं। पहला है मेजर ऑफ वैल्यू यानी मूल्य का माप। दूसरा है मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी जो विनिमय का माध्यम। अब इसमें ऐसा क्या है? ठीक है, विनिमय का माध्यम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, मेजर ऑफ वैल्यू क्या होता है, उसको अब स्टार्टिंग से डिस्कस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं मेजर ऑफ वैल्यू के साथ। मेजर ऑफ वैल्यू, सपोज कीजिए आप घर से 1 किलो चीनी लेने के लिए जाते हैं। ठीक है, 1 किलो चीनी लेने के लिए जाते हैं, जिसके लिए आपको दुकानदार को 50 रुपए देने। लेकिन दुकानदार के पास 50, मतलब जो एक 50 रुपए की 1 किलो जो चीनी आएगी वो है नहीं, अवेलेबल नहीं है। चीनी खत्म होने वाली है, लेकिन उसके पास सिर्फ 800 ग्राम चीनी बची हुई है जो आपने खरीद ली। अब उस 800 ग्राम के लिए भी आपको कितना पैसा देना है 50 रुपए के हिसाब से, ये ही होता है मेजर ऑफ वैल्यू। यानी हम ग्राम में, वेट में, मिलीलीटर में, एमएल में, वॉल्यूम में, या रुपीस के केस में पैसे में जो वैल्यू नापते हैं कि कितने रुपए हमको इस वस्तु के लिए देने हैं, यही होता है मेजर ऑफ वैल्यू। सपोज कीजिए आपके घर पे काम लगा हुआ है और आपने किसी मिस्त्री को बुलाया है, और वो आपका घर बना रहा है या कोई कमरा बना रहा है। ठीक है, वो पूरा एक दिन काम करेगा, पूरा 1 डे काम करेगा, और उसको कितने रुपए पेमेंट देनी है। ठीक है, उसको कितने रुपए पेमेंट देनी है, क्या रुपए, कितने रुपए का उसको भुगतान करना है, ये भी एक मेजर ऑफ वैल्यू का ही एग्जाम्पल। ठीक है, उम्मीद है आप मेजर ऑफ वैल्यू को समझ पाए हो। नेक्स्ट, जो सेकंड मीडियम है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी विनिमय का माध्यम। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर हम जो काम करा रहे हैं, जो श्रम करवा रहे हैं, या जो वस्तु लेके आ रहे हैं। ठीक है, वस्तु लेके आ रहे हैं, श्रम करवा रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के बदले, या कुछ जो सर्विसेज हम अवेल करते हैं, सर्विसेज के बदले या फिर गुड्स के बदले जो पैसा हम देते हैं, उसी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। पहले क्या करते थे, हम बार्टर सिस्टम यूज करते थे। बकरी दे दी, भेड़ ले ली। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, बकरी के बदले में सीधा पैसा ही दे रहे हैं। तो अब हमारे पास एक फिक्स वैल्यू बन गई है कि जो मनी है, पैसा है, उसको हम एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे रख लेते हैं। चाहे कोई भी गुड्स या सर्विसेज हो, हम उसको एक्सचेंज के तौर पे यूज करते हैं। यही होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब। चलिए, सेकेंडरी फंक्शन यानी द्वितीयक या माध्यमिक जो कार्य है उनके बारे में बात करते हैं। सेकेंडरी फंक्शंस में आपको देखने को मिलेंगे तीन फंक्शंस। ठीक है, बेसिकली तीन फंक्शंस याद रखने के लिए हम याद करेंगे एसटीडी से। एसटीडी, एस से शुरू होता है स्टोरेज ऑफ वैल्यू यानी मूल्य का संचय। टी से ट्रांसफर ऑफ वैल्यू यानी मूल्य का हस्तां हस्तांतरण या स्थानांतरण। तीसरा है डी से डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड पेमेंट्स यानी स्थगित भुगतान, इसको आप ईएमआई सिस्टम की तरह समझ सकते हैं कि अभी खरीदो और बाद में पे करो, बाय नाउ पे लेटर। ठीक है, वहीं पे बात करते हैं सबसे पहले स्टोरेज ऑफ वैल्यू की, कि स्टोरेज ऑफ वैल्यू कैसे की जाती है। अब सपोज कीजिए, देखो आपके पास पैसा है, तो आपको उसको किसी भी रूप में स्टोर कर सकते हैं। आप उसको बैंक में डाल के स्टोर करते हैं। ठीक है, एज अ डिजिटल मनी आपने पैसा स्टोर कर दिया बैंक में डिजिटल मनी के रूप में।
ठीक है। आपने कोई सोना खरीद लिया, प्रीशियस मेटल खरीद लिया, या कोई डायमंड की रिंग खरीद ली, उसमें आपका पैसा स्टोर हो गया। कोई लग्जरी वॉच खरीद ली, कोई फोन खरीद लिया, कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, या महंगी शराब खरीदी है, कुछ भी, कि जिस रूप में आप पैसे को स्टोर कर रहे हो, यानी एक तरीके से आपने उस, आपके पास जो पैसा है उससे कोई वस्तु खरीद ली, जिसके रूप में आपको वो चीज स्टोर दिख रही है कि हाँ ये मेरा पैसा सेफ है, यहाँ पे मैंने इन्वेस्ट किया है। ठीक है। दूसरी तरफ सेकंड चीज है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू में सिंपल सी बात है, मूल्य का हस्तांतरण या स्थानांतरण। अब यहाँ पे देखो क्या है, मनी ट्रांसफर की बात की गई है। अब सपोज कीजिए कि मैं दिल्ली में जॉब कर रहा हूं, लेकिन मेरे पेरेंट्स रहते हैं हरियाणा में। ठीक है। मैं दिल्ली में जॉब कर रहा हूँ, मेरी सैलरी आती है, और मेरी सैलरी से मैं भुगतान कर रहा हूँ हरियाणा में मेरे पेरेंट्स को, या मेरे पेरेंट्स के पास मैं पैसा भेज रहा हूँ। तो ये क्या है कि मेरी मेहनत का मेरा पैसा, मैं वैल्यू ट्रांसफर कर रहा हूं मेरे पेरेंट्स के पास। ठीक है। उम्मीद है आप लोग इसको बहुत आसानी से समझ पाए होंगे, ट्रांसफर ऑफ वैल्यूज को। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो डेफर्ड पेमेंट्स का है। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो डेफर्ड पेमेंट्स का है, यानी स्थगित भुगतान। अब ये स्थगित भुगतान क्या होता है? आप एक बार में पैसा ना देकर उसको किश्तों में दे रहे हो। ठीक है। जैसे आपने आईफोन खरीद लिया, मान लो आपने एक आईफोन खरीदा, और उस आईफोन को आपने 1 लाख रुपए में खरीदा, लेकिन 1 लाख के बजाय आप हर महीने उसके लिए सिर्फ 5,000 रुपए पे कर रहे हो। हर महीने 5-5 हजार रुपए पे कर रहे हो, और आपने उसकी किश्तें बनवा ली। यही होता है डेफर्ड पेमेंट, यानी आप पूरी वैल्यू को कुछ हिस्सों में बांट रहे हो, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप पेमेंट कर रहे हो। इसी को कहते हैं डेफर्ड पेमेंट सिस्टम। चलिए, ये होते हैं सेकेंडरी फंक्शन। नेक्स्ट, इसके अलावा, वैसे इसको काउंट नहीं किया जाता है, लेकिन हम साथ में इसको लेके भी चलते हैं, कॉन्टिजेंट फंक्शंस, यानी प्रासंगिक कार्य। पैसे के कार्य में ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये जो कॉन्टिजेंट फंक्शन है इसका मतलब ही होता है रेलेवेंट, रेलेवेंट फंक्शंस। यानी ये पैसे से डायरेक्टली लिंक नहीं कर रहा, लेकिन उससे रिलेटेड है, इसीलिए इसे प्रासंगिक कार्य कहा जाता है। अब प्रासंगिक जो कार्य है उसके अंदर हम देखो, सबसे पहले क्रेडिट सिस्टम की बात करते हैं। जैसे बैंक से हम लोन वगैरह जो लेते हैं, क्रेडिट सिस्टम है। फाइनेंशियल मार्केट्स में शेयर्स खरीदते हैं, बॉन्ड्स खरीदते हैं। उसका जो आधार है, ठीक है, उसका जो बेसिस है, उसका जो आधार है, वो इसी बेसिस पे बनता है कि कैसे पैसे का यूज किया जा रहा है। चलिए, फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट के अंदर हम समझ लेते हैं कि कैसे बॉन्ड खरीदते हैं हम, स्टॉक मार्केट्स खरीदते हैं, मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, डेरिवेटिव्स मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं, और ये सारे के सारे रोल कौन प्ले कर रहा है? फाइनेंशियल मार्केट प्ले कर रहा है। तो फाइनेंशियल मार्केट का जो आधार है वो पैसा है। ठीक है। एम्प्लॉइंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बेसिकली 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल, और चौथा स्किल्स आ जाती है। चौथा आ जाती है स्किल्स, लेकिन स्किल्स इसके अंदर यूज नहीं होती। ठीक है। पैसे से स्किल नहीं खरीदी जा सकती। आप काम करवा सकते हो, सर्विसेज ले सकते हो, लेकिन स्किल्स को खरीदा नहीं जा सकता पैसे से। लेकिन आप एम्प्लॉय कर सकते हो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, जिसमें लैंड, लेबर और कैपिटल, 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आ जाते हैं। एम्प्लॉइंग में मतलब यहाँ पे आप है ना, रोजगार दे रहे हो या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को खरीद रहे हो। इन सभी फैक्टर्स को खरीदने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी लैंड, लेबर, कैपिटल, इन सभी को खरीदने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। और क्रिएशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम वाया टैक्सेशन, टैक्सेशन के थ्रू हम नेशनल इनकम को बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे बात की जा रही है डायरेक्ट टैक्सेस की। ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात नहीं की जा रही है। इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात नहीं की जा रही है। हाँ, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? डायरेक्ट टैक्सेस की। क्यों? डायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है कि जिसकी जितनी ज्यादा इनकम होगी, टैक्सेस उसके हिसाब से उतने ही लगते हैं। अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। अगर आपकी इनकम कम है तो आपको कम टैक्स पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो पैसा है, क्रिएट क्रिएट करता है, रीडिस्ट्रीब्यूट करता है नेशनल इनकम। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा पैसा ज्यादा इनकम वालों पे लगता है। चलिए, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पैसे से रिलेटेड। एक टर्म आती है फुल बॉडीड कॉइन। एक टर्म आती है फुल बॉडीड कॉइन। इसका एग्जांपल हम इन कॉइन से ले सकते हैं जो कि गोल्ड के रूप में है। और यहाँ पे मैंने जो फोटो लगाई है, ये गुप्तास के कॉइन। गुप्तास के टाइम पीरियड के जो कॉइन्स थे, लगभग 8 ग्राम का सोने का सिक्का होता था उनका। सोचिए
कि इस सिक्के को चलने के लिए जो वैल्यू होती थी, इसकी जो वैल्यू है वो तो कम है। वैल्यू यानी फेस वैल्यू की बात कर रहा हूँ। इंट्रिंसिक वैल्यू यानी आंतरिक मूल्य जो सिक्के का है, वो या तो इक्वल होगा या ज्यादा होगा उसकी फेस वैल्यू से। जितने रुपए में ये सिक्का चलता है, उसको बनने में उससे ज्यादा का खर्चा आया है। यानी कहने का मतलब ये है कि इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, उसकी वैल्यू या तो ज्यादा है या इक्वल है अकॉर्डिंग टू इट्स फेस वैल्यू। ठीक है, ये इसकी बात यहाँ पे ये कीजिए। फुल बॉडीड कॉइन का मतलब ये होता है कि जो सिक्का है उसकी वैल्यू बनाने में उसको खर्चा ज्यादा आया है, उसकी फेस वैल्यू कम है। नेक्स्ट होता है टोकन कॉइन, इसका बिल्कुल अपोजिट। जैसे आज के समय अगर हम बात करें 50 पैसे का सिक्का, इसमें लगभग 4 ग्राम का स्टील यूज होता है, जिसकी कॉस्ट बहुत ही कम आती, 50 पैसे से भी कम आती। ठीक है, अब ये जो 4 ग्राम का जो सिक्का है 50 पैसे का, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू यानी जो आंतरिक मूल्य है वो कम है इसके फेस वैल्यू यानी इसके ऊपर जो अंकित मूल्य है। ठीक है, इसके ऊपर जो अंकित मूल्य है उससे इसकी जो वैल्यू है वो कम है। इंट्रिंसिक वैल्यू यानी आंतरिक मूल्य। यहां पे हम बात कर रहे हैं, अगर इनको ऐसे लिखें कि इंट्रिंसिक वैल्यू जो होगी वो कम होगी फेस वैल्यू से, तो उस कॉइन को हम टोकन कॉइन कहते हैं। ठीक है जी, फुल बॉडीड कॉइन हमने समझ लिया, टोकन कॉइन हमने समझ लिया। अब हम कुछ टर्म्स को समझते हैं, जैसे फिड्यूशियरी मनी, फिएट मनी, ये सब क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद लीगल टेंडर को समझेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। लेकिन पहले अब फिड्यूशियरी मनी के समझते हैं। फिड्यूशियरी मनी, वी ट्रस्ट। इस फिड्यूशियरी मनी के लिए ऊपर एक छोटा सा कोट याद रखना, वी ट्रस्ट, जिस पर हम भरोसा करते। अब हम किस पे भरोसा करते, हम उस पे भरोसा करते हैं जिस पर आम आदमी, कॉमन पीपल ट्रस्ट करता है। ऐसा पैसा जिसके ऊपर कॉमन पीपल ट्रस्ट करता है। अगर आज के समय हमें हमारी करेंसी का 2,000 रुपए का भी नोट मिलता है, तो हम उस पर ट्रस्ट करते हैं कि हाँ, ये 2,000 रुपए का नोट है, इसकी वैल्यू 2,000 रुपए है, इससे मैं कोई भी गुड्स या सर्विसेज अवेल कर सकता हूँ, कोई भी गुड्स या सर्विसेज अवेल कर सकता हूँ जिसकी कॉस्ट 2,000 रुपए होगी। यानी हमारा विश्वास है उस, ऐसा पैसा जिसके ऊपर आम जनता का विश्वास होता है, उसे फिड्यूशियरी मनी कहते हैं। तो यहीं पे बात करते हैं फिएट मनी की। तो फिएट मनी वो होता है जो लीगली बाइंडिंग अथॉरिटीज के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, लीगली फिएट मनी के लिए दो कंडीशंस अप्लाई की जानी बहुत जरूरी है। पहला, जो फिएट मनी है वो उसका किसी न किसी रूप में फिजिकल करेंसी या कॉइन के रूप में उसका अवेलेबल होना जरूरी है। कॉइन के रूप में नहीं है तो कोई बात नहीं, नोट्स के रूप में फिजिकल करेंसी हो, नोट्स में हमें सामने दिखता हो, या कोई वर्चुअल कॉइन हो, डिजिटल कॉइन हो, क्रिप्टो कॉइन हो, या ऐसा हो जिसकी हम वैल्यू मेजर कर पाए। और दूसरा रूल जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इस कॉइन के साथ लीगली बाइंडिंग अथॉरिटीज का जुड़ा होना जरूरी है। लीगली बाइंडिंग अथॉरिटीज का मतलब ऐसी अथॉरिटी जिसको नोट या कॉइन बनाने की, छापने की जो परमिशन है वो मिली हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि कल ना मैंने जो नोट छाप दिया, मान लो मैंने मेरे घर पे एक प्रिंटर ले आया और प्रिंटर लाके मैंने एक नोट छाप दिया। ठीक है, मैंने 5,000 रुपए का नोट छाप दिया और वो नोट सभी के लिए लागू होगा। क्यों? ये लागू नहीं होगा, ये फिएट मनी नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि मैं कोई लीगल बाइंडिंग अथॉरिटी नहीं हूं। जो लीगल बाइंडिंग अथॉरिटी होता है उसी के पास ये अथॉरिटी होती है। जैसे कोई किंग है, क्वीन है, गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। जैसे हमारे यहाँ पे नोट्स बनाता है आरबीआई, ठीक है, कॉइन्स बनाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो प्रोसीजर है, ये जो तरीके हैं, वो फिएट मनी इसी को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम एक सेंट्रल बैंक या लीगल अथॉरिटी जुड़ी हुई। तो लीगल बाइंडिंग अथॉरिटी से आप फिएट मनी को याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेकिन इससे जाने से पहले मैं आपको एक और टर्म बता देता हूँ, लीगल टेंडर, जिसको हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके भी अलग अलग टाइप्स हो जाते हैं जिनको एक ही साथ कवर करना जरूरी है। लीगल टेंडर में हम इलीगल जो लिमिटेड जो लीगल टेंडर है और नॉन लिमिटेड लीगल टेंडर है, उनको दोनों को पढ़ेंगे, कौन कौन से एक्ट से वो जुड़े हुए हैं। ये सारी चीजें हम इससे कवर करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और
लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर जरूर कीजिए अगर आपको अच्छी लगती है तो। थैंक यू सो मच।